हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हाँ, बिल्कुल आप सही समझे। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी लिए होंगे कि मैं आज टाइम एंड टेंस पे बात करने वाला हूँ, जो एडवांस लेवल का होगा। बिल्कुल। और ये जो टाइम एंड टेंस एडवांस लेवल है, ये हर तरह के बच्चों के लिए, खास करके बड़े बच्चों के लिए बहुत काम आने वाला है। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि शुरू से अंत तक बने रहें। हाँ, यदि आप मेरे पहले वाले टेंस के वीडियोस को नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये बात समझने में मदद करेगा। यानी कि आज जो हम बात करने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों सेम नाम होता है ना। और सबसे पहले हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर्स को जानने के बाद, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज हम यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो, इसलिए शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। और ये विभिन्न एग्ज़ाम्स में, चाहे वो हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, या बैंकिंग हो, या कोई भी अदर बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, वो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप स्ट्रक्चर पहले पढ़ भी चुके होंगे, यदि मेरे वीडियोस पिछले का देखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और यही है सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब आप लोगों में से बहुत लोग जो बेसिक सा चीज़ नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बात बता दूँ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्लूरल नाउन जितने भी हैं वो वर्ब का क्या लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बहुत सिंपल है। जो आप वर्ब जानते हैं, जैसे आप जानते हैं प्ले, जैसे आप जानते हैं राइट, जैसे आप जानते हैं लाफ, ये सब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे आप जानते हैं लाफ, तो ये सब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ब इसमें आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम आज एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद है हमारा ही, सी, इट, नेम। और जितने भी सिंगुलर हैं, नेम में सिंगुलर ही होते हैं जनरली, और प्लूरल भी होते हैं। तो हमने सिंगुलर क्या, नेम मतलब कोई एक नाम, और सिंगुलर यानी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध कराए। तो यहाँ पे हमारा आएगा वर्ब का पांचवा फॉर्म। और पांचवा फॉर्म तो आप समझ ही होंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने से वो क्या बन जाता है, पांचवा फॉर्म। आप समझ रहे होंगे कि फिर तो ये पहले ही वाली बातें बता रहे हैं। नहीं, इससे मैं काफ़ी एडवांस बातें बताने वाला हूँ। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम लोग 8 यूज़ पढ़ेंगे, टोटल मिला के 8 यूज़। और कैसे कैसे एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातों पर डिस्कशन आज होगा। आज के इस वीडियोज़ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है, एस या ईएस लगा करके होता है। जैसे प्ले को हम क्या कर देते हैं, प्लेज। जैसे हम राइट को क्या करते हैं, राइट्स। जैसे हम लाफ को क्या करते हैं, लाफ्स। देखिए, जब तक आप पूरा वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हाँ इसमें क्या होगा। आप थोड़ी ना इतना आगे का भविष्य जानते हैं। तो हम अभी बहुत सारा मेरा प्लानिंग है, तो ये इस चीज़ को आप जो है नोट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हम इसे एडवांस लेवल पे चलने वाले हैं, यानी कि कुल मिला के हम V1 V5 की आज बात करने वाले हैं, क्योंकि यही बेसिक पहचान होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और इसके बिना सिंपल प्रेजेंट टेंस संभव भी नहीं है। हाँ, तो यूज़ क्या है अभी हम इससे आगे में चलेंगे। यदि आप इतना लिख लेते हैं तो हम आगे की बात समझाएंगे। हाँ, एक चीज़ और जान लेना, ये तो स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया। स्ट्रक्चर नंबर 2 में हालांकि यही चीज़ है, बट लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर इज़-एम-आर आएगा, और यहाँ पे कोई आएगा नाउन या कोई आएगा एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, इसलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो हम अलग से बताएंगे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट डिटेल में, ठीक है ना। यानी जो सेंटेंस को पूरा कर दे, तो यहाँ एडजेक्टिव या नाउन आते हैं और सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। तो ये भी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है इसी चीज़ का। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इज़-एम-आर कुछ और नहीं, बल्कि एम और आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बी का V1
और इज जो है क्या है, बी का V5 है। यानी कुल मिलाकर के वही चीज़ हुआ, बट इजम आर से भी क्या हमें पता चलता है कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। और ये हाँ ध्यान रहे कि इजम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आएगा, इजम आर के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आना चाहिए जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो चूंकि नाउन या एडजेक्टिव क्या करता है, सेंटेंस को कंप्लीट, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं किसमें, यूजेज पे, जो हमारा असली मुद्दा है। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ को देखकर इस वीडियो को ऑन भी किए होंगे और उनकी उम्मीद हम पूरा करेंगे। एकदम शुरू से अंत तक देखिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी भी है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे, तो कर ही लीजिए। वेरी गुड। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और नोट करेंगे तो एकदम इतना अच्छा लगेगा ना, फिर कहीं ट्यूशन कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो हम असली चीज़ पे आने वाले हैं, जो हमारा आज का मुख्य मुद्दा है। यानी मुख्य मुद्दा पे आखिरकार हम आ ही गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना V1 V5 के सिंपल प्रेजेंट टेंस संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसलिए हमने वो सारी बातें अभी करी जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो फर्स्ट टेंस है हमारा, इसका हम यूजेज पढ़ेंगे। तो आप लिखिए कॉपी पे, यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सही समझा आपने, और इसी का तो इंतजार था। अब ये जो चीज़ है ये आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। अभी तक जो टेंसेस हम लोग पढ़े वो ऑर्डिनरी था, अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है आप पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किस किस स्थिति में, किस किस दशा में यूज़ करते हैं, किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, आइए जानते हैं। और इसी से पूरा का पूरा सारा एग्ज़ाम इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। मतलब इन्हीं सब चीज़ों से टाइम एंड टेंस का महत्व और बढ़ जाता है। तो पहला यूज है हमारा, उसमें भी फर्स्ट टेंस का फर्स्ट यूज पढ़ रहे हैं हम, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो फर्स्ट यूज में क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट यूज में है हमारा, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ बिल्कुल सही समझे आप, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम इसको सबसे पहला स्थान पे इसलिए भी रख रहे हैं कि इससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ ये क्या होता है, विश्वव्यापी सत्य, यानी कि विश्वव्यापी सत्य, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ आप समझ लीजिए डिटेल में, क्योंकि हर वीडियो मेरा डिटेल होता है। आप देखे नहीं देखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हालांकि देखेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा मेरा, लेकिन वीडियो लंबा होगा। बहुत लोग कहते हैं कि 10 मिनट का वीडियो डाल दो, हम नहीं डाल सकते, आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम 10 मिनट में कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप दूसरे का वीडियो भी देख सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, फ़र्क आपको पड़ सकता है, क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को डिटेल में नहीं जानेंगे तो फिर मुश्किल पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सत्य, स अधत्त य, सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है पहले हम ये जानते हैं, फिर हम लोग इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। यानी जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आएगी, यानी कि ऐसी बात जो हमेशा के लिए सत्य है, यानी ऐसा बात, ऐसा एक्शन, ऐसा कोई काम जो टाइम से फ्री हो, फ्री फ्रॉम टाइम, और जो प्लेस से फ्री हो, जो टाइम से क्या हो, फ्री, और जो प्लेस से फ्री हो। भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ समय के बदलने से ये एक्शन में कोई बदलाव नहीं है, ये होता था, होता है और होता ही रहेगा। पृथ्वी गोल है, गोल था और गोल ही रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगी, समय कुछ भी बदल जाए। समय के बदलने से जब कोई एक्शन में बदलाव नहीं आता है तो उसी सेंटेंस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। प्लेस के बदलने से भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आप पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी लेके चले जाएं, चाहे वो चांद पे लेके चले जाएं या किसी भी दूसरे प्लेनेट पे लेके चले जाए, या अर्थ के किसी भी कॉर्नर में लेके चले जाए, यानी आप अमेरिका लेके चले जाए या कहीं भी, यदि उस एक्शन में बदलाव नहीं आएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, घूमती थी और घूमती ही रहेगी। ये सारी बातें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप सुने होंगे टाइगर, लायन, ये सब क्या होते हैं, ये सब मांसाहारी होते हैं। अब ये हमेशा ही मांस खाते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि अमेरिका में जाएगा तो ये घास खाएगा, इंडिया में आएगा तो ये मांस खाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या होता है, जो टाइम से फ्री हो और प्लेस से फ्री हो। ये फ्री होने का क्या मतलब है, इससे कोई प्रभाव न पड़े,
कोई इफेक्ट जिससे न आए, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव न पड़े फ्रॉम टाइम एंड प्लेस, टाइम और प्लेस से जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, वही होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हम बात क्या बताना चाहते हैं, अब आपको मेन बात समझाते हैं, ठीक है। मेरा आदत है बहुत ज़्यादा समझाना, किसी का आदत होता है थोड़ा सा समझना, उसका सिर दर्द होने लगता है, तो सिर दर्द का दवा भी ले सकते हैं आप, लेकिन दवा लेके भी पढ़िए, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ, एक्शन, कोई भी काम, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट यदि समय के साथ नहीं बदलता, यानी कि होते रहता है वैसे ही होते रहता। सूर्य पूर्व में उगता है, ऐसा थोड़ी कि उगता था, आज भी उगता है, कल भी उगेगा और परसों भी उगता था, तो पूरब में ही उगता था। हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट हम सीधे चलते हैं पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास अभी 8-10 पॉइंट है। ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी लंबा होगा, मैराथन वीडियोस कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। आप थक जाओगे, ये वीडियो नहीं रुकने वाला है, इसलिए बिना थके पढ़ो। तो हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना कि दिस टेंस, यानी कौन सा टेंस की हम बात कर रहे हैं। हाँ, हेडिंग बना है तो आप सब समझ सकते हैं, अब आपके ध्यान यहाँ नहीं होगी तो अलग बात है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस का मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। आप कहोगे कि सर सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है, नहीं, ये तो पहला पॉइंट है, इससे आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है। अब आइए समझते हैं। जैसे हम कहें द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। सूर्य जब भी उगेगा, शुरुआत जब होगा सूर्य का निकलना जो होगा वो सीधे किससे होगा, ईस्ट से होगा, इसलिए यहाँ पे राइजेज लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कल भी ऐसा ही होता था, आज भी ऐसा ही होता है और आने वाले समय में भी ऐसे ही होगा। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, जापान में भी ऐसा ही होता है, इंडिया में भी ऐसा ही होता है। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं तो सूर्य पूर्व में ही उगता है। इसलिए आप यदि इस सेंटेंस को लिखते हैं द सन, जैसे मान लो कल हम बोलना चाहें कि कल सूर्य पूर्व में उगेगा, किसी को ये इन्फॉर्मेशन देना हो, तो जो बेवकूफ़ होंगे वो ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे, द सन विल राइज इन द ईस्ट। ये बिल्कुल गलत है, ये आप कभी भी, ये किसी भी हालत में सही नहीं है। इसमें गलत क्या है, सिर्फ विल राइज, ये विल राइज एकदम से गलत सेंटेंस है। इसलिए इसमें देखो राइजेज होगा, क्योंकि सन क्या है, देखो सिंगुलर, और हम इससे पहले जो आप हमको जो हम मिटाए अभी बोर्ड में, उसमें हमने क्या लिखा था, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, सॉरी फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस लगाना। अब यहाँ राइजेज लग गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, इसलिए ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। अभी आपको हम बहुत सारे एग्जाम्पल और देंगे, इससे पहले कि आप ये सब लिखते चलिए, क्या है हमारा एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कहें, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, द अर्थ रिवॉल्व्स। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, यह हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम फिल इन दी ब्लैंक्स ले लेते हैं, द अर्थ डैश द सन, ऐसे लिख देते हैं, अराउंड द सन, ठीक है ना। तो अब हम इसमें मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दें, उसके ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर तरह की हम बात करने वाले हैं इसमें, सिर्फ ऑप्शन नहीं, हमने बात करना है इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स, कैसे एडिटिंग करेंगे, कैसे एरर पहचानेंगे, कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, ये हर तरह का हमने पहले ही आपको थंबनेल में क्या लगाया है, एडवांस लेवल का है, तो ये हर तरह के बच्चों को काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी को लगता होगा कि इतना सर बकवास करते हैं, अरे बकवास नहीं है, ये सही चीज़ है, इसको पहचानो, इसको सबको पहचान नहीं होती, सही चीज़ की है ना। देखो अब ध्यान से, जैसे मान लो कि हम ऑप्शन नंबर ए दे दें, आपको हम लिख दें रिवॉल्व, आपको हम दे दें रिवॉल्व्स, आपको हम दे दें सी में रिवॉल्व्ड, ठीक है ना। और हम 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या दे दें, डी में विल रिवॉल्व, ठीक है ना। अब आप सब इसमें बताओ, नहीं बताओ क्या होगा, पृथ्वी चारों ओर घूमता है। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, घूमना, रिवॉल्यूशन सुने होगे तुम लोग, चारों ओर घूमना। जैसे मान लो सूर्य बीच में है, उसके चारों ओर घूम रहा है कौन, अर्थ,
तो इसमें घूमने को हम रिवॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल, एक है कि 5 अर्थ है? बिल्कुल एक अर्थ है। एक मतलब क्या होगा, सिंगुलर। तो अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गए, तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। और हम बार बार बोल रहे हैं, 1000 बार बोल रहे हैं कि आप वीडियोज नहीं पीछे वाला देखें तो देख लीजिए कि हम बताए हैं सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब हम कोई वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिवॉल्व इज द राइट आंसर। बोलोगे कि सर विल रिवॉल्व तो होगा, रिवॉल्व भी तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, घूमती है और घूमती रहेगी। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम क्या लगाते हैं, V1 या V5, V1 या V5। अभी बताया ना, यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बताओ अर्थ सिंगुलर है तो हम V5 लगा दिए, इसमें कौन सा गलत बात है, रिवॉल्व्स हो गया और राइट आंसर हो गया। इसमें ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में हम विल शैल लगाते ही नहीं, वो तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। हम यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम और 1-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपसे पूछेंगे। अब क्या हम एक ऐसा सेंटेंस दे रहे हैं, अभी देखो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर हम नेक्स्ट दे रहे हैं। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, अब जैसे हम कहते हैं, यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसे हम कहें कि 2 and 2 विल मेक 4, 2 और 2 4 बनेंगे, यानी 4 होंगे। अब हम मान लीजिए कहें कि भाई इसमें आप सेंटेंस को सही करो। जैसे हम एक ही देखो, पहले ध्यान से देख लो तुम, ये एक ही सेंटेंस है कि 5 सेंटेंस है, एक है। इसी एक सेंटेंस को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं, हम 4 पार्ट में तोड़ दिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। बोले पार्ट डी में तो कुछ है ही नहीं, हाँ मैं दे रहा हूँ नो एरर, यानी यदि कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे पार्ट डी होगा। तो अब बताओ 2 और 2 4 होते हैं। ये बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा थोड़ी कि आज ही होता है, कल भी होता था, आज भी होता है और कल भी होगा। यानी ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या लगता है, चाहे तो V1 या V5, एकदम नोट ही कर लो इस बात को, मन में नोट करो या कॉपी में नोट करो। नहीं नोट कर रहे हो तो कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ विल मेक होगा तो विल मेक क्या हो गया, गलत, पार्ट बी में गलत हो गया ये, यानी कि एरर किस में है, पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है, गलती है, यानी आंसर कौन सा हो गया, पार्ट बी। कोई बोलेगा कि कौन से पार्ट में गलती है, तो पार्ट बी में गलती है। क्यों भाई, तो सही क्या होगा। अब एरर क्या है हमारा, एरर मीन्स गलती, तो हमारा गलती क्या है, आप ध्यान से देख लीजिए, एरर का स्पेलिंग ERROR। तो यहाँ विल मेक गलत हो गया, तो यहाँ सही क्या होगा, मेक्स होगा। अब बोलोगे कि सर 2 and 2 ये तो प्लुरल हो गया। नहीं, कभी भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथ का तो आप उसमें हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही लगाइएगा, ठीक है ना, सॉरी 5वां फॉर्म। ये बात हम कभी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताएंगे कि कभी भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो मैथ का तो एंड से जुड़ जाएगा 2 and 2, जैसे रहेगा कि 10 divided by 5, ऐसे कुछ भी रहेगा कैलकुलेशन में, तो आप V5 लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ मैक्स लग जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। यूनिवर्सल ट्रूथ में या तो V1 या तो V5 लगता। और कैलकुलेशन में क्या लगता है, कोई भी आप जोड़ घटा गुना भाग कुछ कर रहे हैं तो उसमें हमेशा V5 लगता है, ठीक है ना। ये अलग से रूल है, इसको याद करना। देखो इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स है, इसलिए तो ग्रामर को पढ़ना पड़ता है ध्यान से। और कोई सोचता है कि हम ऐसे ही हवा में तीर मार लेंगे तो कुछ नहीं फ़ायदा है भाई उससे। यहाँ पे पार्ट बी में गलती था और विल मेक गलत है, मैंने सही कर दिया मेक्स। यदि मान लो कोई कहे कि इसे करेक्ट करके दिखाओ तो क्या होगा, इसका सही रूप क्या होगा, अभी मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ये सेंटेंस तो गलत है। 2 and 2 यहाँ पे हो जाएगा मैक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा इसको आप लिख लीजिए। अब हम फिर से इसको मिटा के और हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये मिटा देते हैं हम। ये सब बहुत बात सीखना रहता है, आप लोगों को लगता है कि इतना चीज़ क्यों बताते हैं। अरे भाई हमको क्या करना है, एक तो हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम सामने है नहीं, और सामने है नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम रह जाएगा तो 1-2 बात बता के क्या फ़ायदा। वो सब शॉर्टकट वीडियोस के लिए दूसरा वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए शायद नहीं सही साबित होगा।
तो चलिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक कहे थे गंगा, गंगा एक नदी है और सिंगुलर है, अभी तक सिंगुलर है। हाँ, कोई कोई गंगेज भी कहते हैं जब इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिल जाती है। तो गंगा ऑरिजिनेट्स, ऑरिजिनेट या ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। मान लेते हैं हम यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स कर दें, ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए ऐसे दे दें, फ्रॉम द हिमालयाज, ऐसा हम लिख रहे हैं, फ्रॉम द हिमालयाज। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ बिना कट पेस्ट के बनाता हूँ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेगा, कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं। हमें कोई फोकस नहीं करना है कि बस दिखावा करना है, शो ऑफ करके कुछ नहीं हो सकता। द गंगा डैश फ्रॉम द हिमालयाज। अब हम कहना चाहते हैं कि गंगा की जो उद्गम हुई है, जो उत्पत्ति हुई है, वो हिमालय से हुई है। अब 4 ऑप्शन दे दें, मान लीजिए कि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, हालांकि इससे भी बड़े लेवल की, जब मैं टेंस की प्रैक्टिस सेशन में आऊँगा ना, अभी देखो अभी हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग करने में इतना हार्ड सेंटेंस दे देंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं अभी हम आराम आराम से सेंटेंस दें ताकि आपको दिमाग में हर बात बैठ जाए, और जब दिमाग में बैठ जाएगा ना, मैं हाई लेवल से प्रैक्टिस करवा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस का, थक ही जाओगे आप, इतना सारा क्वेश्चंस है मेरे पास, सारा बैंक, एसएससी, जितना भी अदर बोर्ड एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं, बट देखो सिद्धांत एक ही है, प्रिंसिपल जो हम नियम बता रहे हो यही है ना। तो अब क्या है, जैसे हम दे दें ऑरिजिनेट्स, ऑरिजिनेट्स, और यहाँ दे दें हम ऑरिजिनेट, और यहाँ हम दे दें आपको विल ऑरिजिनेट, और यहाँ हम दे दें ऑरिजिनेटेड। अब बोलेंगे कि ये क्या ऑरिजिन करके रखे हैं, ऑरिजिनेट का मतलब उद्गम होना, निकलना। तो आप सबको पता है गंगा हिमालय पहाड़ से निकली है, यानी कि हिमालय पहाड़ के सबसे ऊंचाई पे जाएंगे तो काफ़ी बर्फ़ है, और वही बर्फ़ पिघलती है और सालों भर नदी में पानी आते रहता है। अब बताओ कौन सा सही है। यदि आप लोग के पास अभी सीख रहे हो, यदि आप सीख रहे हो और देख रहे हो वीडियो को, तो बताओ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। गंगा क्या है, हिमालय से निकलती थी, निकलती है और निकलती ही रहेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और गंगा सिंगुलर है, बिल्कुल सही। तो यहाँ V1 या V5 में से कोई एक होगा। इन दोनों का तो ऐसे ही आप सीधे क्रॉस कर दो, ये या ये दोनों में से कोई एक संभव है। अभी तक ये दोनों बना हुआ है, लेकिन हम जब गंगा की बात कर रहे हैं तो गंगा क्या है, एक नदी है। सिंगुलर में हम वर्ब का 5वां फॉर्म लगाते हैं जो एस लग के होता है। ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आता है, इतना सिंपल चीज़ है, इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा। और सही आंसर है ये मैं कितनी टिक लगा दूँ, यही सही आंसर है, ठीक है ना। अभी हम 1-2 और सेंटेंस ले रहे हैं और फिर उसमें आप बताना कि क्या सही है, ठीक है ना। अभी हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए। देखिए जब तक आप नोट नहीं करिएगा ना, प्लीज़ नोट ही कर लीजिए, कॉपी कलम उठाइए और लिख डालिए सब चीज़ को, क्योंकि पता है नहीं लिखोगे ना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये सीख ही नहीं पाओगे कुछ, ठीक है। चलो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो चलो अगला देखो, इसमें तो आप लोग को 100% बताना चाहिए। देखो नहीं भी कुछ आ रहा है ना, V1 V5 बोल दो ना, बस वही में काफ़ी काम हो जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखो जैसे हम कह रहे हैं द स्टार्स साइन या साइंस, या कर दें हम सोन, है ना, या हम कर दें साइनिंग, ऐसा कुछ हम कर दें, ठीक है ना। चलो हम ऐसा ले लेते, यही 3 रहने दो, ठीक है ना। स्टार्स साइन साइंस सोन ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि स्टार्स जो है चमकते हैं रात के दौरान, रात में स्टार चमकते हैं। अब ये हम कहना चाह रहे, देखो यही है वर्ब। अब इन 3 वर्ब में से कोई एक संभव है, तो इसमें क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, तारे रात के दौरान चमकते हैं, यानी ये तो बात बिल्कुल सत्य है भाई। हमें अरे ये अलग बात है, कोई कहता है कि मारेंगे तो दीने में तारा दिखाई दे देगा, ये अलग बात है। तो भाई मारना थोड़ी है किसी को यहाँ पे हमको, हम अभी जनरल बातें कर रहे हैं। तो स्टार्स जनरली रात में ही चमकते हैं, जनरली क्या, हमेशा। यूनिवर्सल ट्रूथ, स्टार्स क्या है, प्लुरल है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो स्टार्स बहुत सारे स्टार्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन होगा, यानी V1।
V5 नहीं हो सकता। V2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्टार्स क्या है, सब्जेक्ट प्लुरल, तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लुरल। और V1 होता है वर्ब प्लुरल, V1 होता है वर्ब प्लुरल। रिपीट करके देखो ना भाई, सब समझ में आएगा। V1 होता है वर्ब प्लुरल, इससे साइन हुआ, स्टार्स साइन ड्यूरिंग द नाइट, ऐसे होगा। ये समझ में आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन चीज़ों का। यूनिवर्सल ट्रूथ तो दुनिया में बहुत कुछ है। जैसे देखो ना, लाइट, अब हम लिख दें ट्रेवल्ड इन द लाइट ट्रेवल, और यहाँ पे ट्रेवल्ड हमने गलती से लिख दिया, ठीक है ना, इन अ स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि मतलब प्रकाश जो है ना, प्रकाश की किरण वो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी जाती है, ठीक है ना, ट्रैवल करती है। तो इसमें देखो ये गलत हो गया, ट्रैवल्ड कभी नहीं होता, सीधी रेखा में जाती थी नहीं, जाती है, ये वर्ब का V2 फॉर्म हो गया, और ये बिल्कुल गलत है। तो अंडरलाइन पार्ट को सुधारो, यही आएगा ऑप्शन में, और 4 ऑप्शन दे देगा कि अंडरलाइन पार्ट गलती है, इसको सुधारो। और मान लो पहला क्या दे देगा, ट्रेवल्स, दूसरा क्या दे देगा, दूसरा दे देगा आपको बी में ट्रैवल, तीसरा दे देगा आपको ट्रैवलिंग, चौथा दे देगा आपको नो एरर, क्या दे देगा, नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट यानी कोई इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। मान लो ऐसा कुछ दे दे, तो आप जानते हो कि लाइट तो भाई स्ट्रेट लाइन में जाती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या लगता है, या तो V1 या तो V5। और लाइट क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को क्या मानते हैं, सिंगुलर, जिसको हम नहीं गिन सकते वो सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब सिंगल, इसलिए यहाँ पे V5 लगेगा। सिंगुलर में क्या लगता है, V5, इसलिए ट्रेवल्स हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप नोट कर लो। अभी हम दूसरे चीज़ पे चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए हम वीडियोस को अभी रोकते हैं, ठीक है ना। अब हम दूसरा यूज़ पे चलेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप वो सारी चीज़ें नोट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं यूज़ नंबर 2 में। इसका अभी 8 यूज़ बताएंगे इसी एक वीडियो में। ये वीडियो लगभग 1 घंटे की होगी, आप ज़रूर देखिए पूरा वीडियो को, क्योंकि हमें सीखना है। और मान लीजिए आपको अभी हमसे दूर रह के सीखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नज़दीक में तो हर बातें जल्दी जल्दी बता देंगे, जिस बच्चों का माइंडसेट के अकॉर्डिंग होता है, कितना वो कैच कर रहा है। बट यहाँ पे तो हमें सबको बताना है ना। तो दिस टेंस इज यूज, दूसरा यूज, दिस टेंस इज यूज। दिस टेंस यानी कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, घबराएंगे नहीं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा यूज है, दिस टेंस इज यूज फॉर द परमानेंट एक्शन ऑफ प्रेजेंट, यानी कि अस्थाई कार्य। यानी आप अस्थाई रूप से यदि कुछ कर रहे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में, अभी के समय में बहुत सारा काम है जो हम अस्थाई तौर से कर रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ाने का काम हम अस्थाई तौर से कर रहे हैं। आज थोड़ी ना कि आज पढ़ा रहे हो कल नहीं पढ़ाएंगे, परसों हम खेत में काम करने चले जाएंगे। हम अस्थाई तौर से ये काम कर रहे हैं। जैसे आप औरंगाबाद में रह रहे हैं, आप पटना में रह रहे हैं, आप बिहार में रह रहे हैं, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, तो आप परमानेंट रूप से यदि रह रहे हैं तो क्या है, अस्थाई कार्य है। तो अस्थाई कार्य के लिए भी कौन सा चीज़ लगाते हैं, यदि प्रेजेंट में कोई अस्थाई कार्य आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस दूसरा और कुछ नहीं, V1 या V5 को ही बोलते हैं, बस सिंपल सी बात। जैसे माई फादर, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल क्या होता है, ये हेल्प करता है समझने में, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, माई फादर लीव या लिव्स इन अमेरिका। मेरे पापा अमेरिका में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, वो परमानेंट रूप से वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के वो निवासी हो गए हैं, तो वहीं पे रहते हैं। या हम माई फादर ना लिख के हिज फादर लिख दें। कोई कहेगा कि भाई मेरे पापा तो रहते ही नहीं है, तो आप ऐसे झूठ क्यों लिख दिए। उसके पापा, वो कोई भी हो सकता है, उसके पापा अमेरिका में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिका के परमानेंट निवासी हैं।
इसलिए अस्थाई कार्य है, इसलिए इसमें हम क्या लगाए, V5 लगा दिए। ये अस्थाई कार्य बता रहा है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो अस्थाई कार्य है, इसलिए V1 या V5 लगेगा, क्योंकि अस्थाई कार्य के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आई टीच इंग्लिश हो गया। अब है कि सी रन्स अ ब्यूटी पार्लर, ठीक है ना, ब्यूटी पार्लर वो चलाती है। हाँ, ये मत कहते ना कि ब्यूटी पार्लर दौड़ाती है, रन मतलब चलाना होता है, ठीक है ना। तो वो अस्थायी रूप से वो ब्यूटी पार्लर चला रही है, नहीं ब्यूटी पार्लर खोल के सबका मेकअप वेकअप कर रही है पूरा, है ना, जिसको हम पुताई करना भी कहते हैं, बहुत लोग बोल देते हैं ऐसा। सी रन्स वो चलाती है एक ब्यूटी पार्लर, का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसका अस्थाई कार्य है, यानी वो एक ब्यूटिशियन होगी, है ना। उसी प्रकार से हम बहुत सारा और भी अस्थाई कार्य है, जैसे कहें कि ही गोज टू स्कूल, वो विद्यालय जाता है, इसका मतलब क्या है, वो विद्यालय थोड़ी ना घूमने जा रहा है और डांस करने जा रहा है, वो विद्यालय पढ़ने जाता है, वो उस स्कूल का परमानेंट छात्र है वो, मैंने अस्थाई कार्य चल रहा है, इसका मतलब हुआ, है ना। तो जो भी अस्थाई कार्य होंगे, जैसे हम कहें ना, राम वर्क्स इन अ बैंक, राम एक बैंक में काम करता है, इसका मतलब क्या है, वहाँ का वो परमानेंट क्या है, कर्मचारी है, वहाँ पे वो परमानेंटली काम करता है। तो जो भी काम स्थायी तौर से हो रहा, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो स्थायी तौर से होता है, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, V1 या V5। ये याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो यही काम हम स्थायी रूप से कर रहे हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, उसके पापा अमेरिका में रहते हैं, वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, वो स्कूल जाता है, इसका मतलब क्या है, वो एक छात्र है स्कूल का, वो एक कर्मचारी है बैंक का, ये एक ब्यूटिशियन है, और मैं इंग्लिश का टीचर हूँ परमानेंटली, और मैं मेरे उसके पापा अमेरिका में रहते हैं, नहीं वहाँ के वो निवासी है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अस्थाई काम को बताते हैं। अब कब का, यह अभी का अस्थाई काम है, ठीक है ना। अभी आप भी बहुत सारा अस्थाई काम कर रहे होंगे, है ना। कोई मान लो कि फ्रूट्स बेचता है, उसका अस्थाई काम है, जैसे कह दें वो लोग फल बेचते हैं, दे सेल, V5 लग गया, दे के साथ, सॉरी दे के साथ क्या लगता है, V1, तो दे के साथ V1 लग गया। और V1 या V5 क्या बताते हैं, प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। और क्या हो गया, दे सेल, क्या बेचते हैं वो लोग, तो वो लोग फ्रूट्स बेचते हैं। तो फ्रूट बेचना उसका क्या है, यानी वो फ्रूट सेलर है, कहीं ना कहीं फ्रूट बेचते हैं तो क्या वो फ्रूट सेलर है। तो इस प्रकार से ये भी चीज़ है, एक एक बात को समझिएगा, बहुत काम आएगा। हाँ, जब हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, देखिए एक टेंस में प्रैक्टिस करना संभव नहीं, मान लो एक टेंस का हम प्रैक्टिस करवाएं भी, तो आप क्या लगाएंगे, सिर्फ V1 V5 लगा के और आप खुश हो जाएंगे। लेकिन जब 12 तरह की टेंस हम लोग यूजेस पढ़ लेंगे तो क्या होगा, फिर जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो 12 तरह का कन्फ्यूज़न आपके मन में आएगा। जैसे पूरा मान लो 35 से 40 यूज़ है, अब उन सारे यूजेस से कहीं से भी देगा तो आप कन्फ्यूजन में आएंगे, और फिर वहाँ पे मेन समस्या होगी। तो अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, अभी ये सब चीज़ सिखाते चलेंगे। चलिए, ये हमारा यूज़ नंबर 2 हो गया, इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना। थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को रोक रहे हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखते हैं यूज़ नंबर 3। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे इस चीज़ को, फास्ट करके और सब चीज़ आप नोट करके रखिएगा, अंत में हम फिर सबका प्रैक्टिस करवा देंगे। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर। आप सोच रहे होंगे सर का दिमाग तो नहीं खराब हो गया, नहीं नहीं नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है और हाथ में है। अरे भाई, दिमाग हाथ में कैसे रहता है, दिमाग तो दिमाग में रहेगा, है ना, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर। फिर से आप कन्फ्यूजन में आ गए, सही है ये बात बिल्कुल। फ्यूचर का कोई प्रोग्राम यदि फिक्स हो कि वो होना ही है, वो ऑफिशियली तय है कि एकदम उसमें कोई नहीं रोक सकता। अब इमरजेंसी केस में अलग बात है, बट वो होना तय हुआ है और होके रहेगा, लेकिन अभी नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। तो अभी हम कौन सा टेंस लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वाह, ये तो आप नई बात बता दिए सर, सर ने तो मौज ही कर दी। अरे मौज मैं नहीं किया हूँ, मैं मौज करवा रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है बात, फ्यूचर का कोई प्रोग्राम यदि फिक्स हो कि एकदम वो होगा ही, जैसे देखो, द PM विल अराइव हियर ऑन 16th of April
16 अप्रैल को यहाँ PM आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। चलिए अब देखिए PM का आना, कहीं भी कोई PM दौरा पे जाते हैं, कहीं पे अब वो जाते हैं तो फिक्स होता है। इमरजेंसी केस की अलग बात है, बट PM का आना पहले से ही कार्यक्रम तय होता है, यानी ऑफिशियली ये प्रूव्ड है, ऑफिशियली कहीं लिखा हुआ है कि वो इस तारीख को यहाँ जाएंगे, क्योंकि उनका कार्यक्रम कोई साधारण नहीं होता, वो जाना वहाँ तय होता है पहले से ही। तो यहाँ पे विल अराइव नहीं करेंगे, ये फ्यूचर का ही बात है। 16 अप्रैल को, मान लो कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज कितना तारीख है, आज मान लो 7 तारीख है, 7 अप्रैल है, तो अब 16 अप्रैल को आएंगे, तो ये अभी से फ्यूचर हो गया। फिर भी ये फिक्स है ना, ये फिक्स है तो क्या रहेगा, V1 या V5, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अराइव्स लगाना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में ये गलत हो गया, एक एडिटिंग इसको कह सकते हो कि एडिट करो, सुधारो, या इसको एरर पहचानो, ठीक है ना, तो यही हुआ इसका एरर। विल अराइव हो गया क्या, एरर। ये क्लास 10 में ना एरर वगैरह पूछे जाते हैं, और कुछ जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या कर देगा, जैसे SSC वगैरह, CGL और अलग अलग लेवल के जो एग्जाम्स होता है बैंक PO वगैरह में, उसमें क्या विल अराइव बोल देगा, वो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, अराइव्स। ये गलत है और ये सही, ये एरर हो गया और ये करेक्शन हो गया, है ना, इस तरह से होता है। अब मान लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें क्या है, जैसे माई कॉलेज, अब यहाँ पे डॉट डॉट कर दें, ऑन मंडे, मेरा कॉलेज मंडे को खुलेगा, ठीक है ना, मैंने फिर से खुलेगा। अरे खुला हुआ तो है ही था, बंद हो गया था थोड़ी देर के लिए। तो अब मान लीजिए कोई हम एग्जाम्पल दे दे 4, तो देखिए आप कितना मुश्किल में पड़ेंगे। अब जैसे हम कह दें रीओपन, हम कह दें विल रीओपन, हम कह दें C में रीओपेंस, हम क्या कह दें D में रीओपेंड, ठीक है। ये 4 हम आपको मान लो दे दिए ऑप्शन। तो अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे अरे मंडे को खुलेगा ना, तो ये तो भविष्य का बात है। नहीं भाई, ये भविष्य का बात है तो फिक्स भी है। कॉलेज का खुलना थोड़ी ना कोई एक ऐसे ही मजाक होता है, कॉलेज का तो नोटिस निकलता है, ये सारी बातें फिक्स होती है ना। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, माई कॉलेज, कॉलेज तो एक ही है, कॉलेजेस तो है नहीं, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में V5 लगेगा। V5 में क्या आएगा, ये आएगा। क्योंकि ये भले देखो बहुत सारे लोग, हम तो कहते हैं कि 60% से ज़्यादा लोग या 90% तक के लोग हम क्या लगाएंगे, विल रीओपन कर देंगे। वो अपने हिसाब से सही है, बट वो ग्रामर के हिसाब से क्या है, गलत हो गया। फिक्स प्रोग्राम है तो आपको V5 या V1 लगाना होगा। कॉलेज सिंगुलर है तो V5 लगेगा। और फिर मैं एग्जांपल देख लेना, ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 में देख रहे हैं, कहें कि योर समर वेकेशन, योर समर वेकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 15th ऑफ मई, यानी कि आपका समर वेकेशन शुरू होगा 15 मई से। ये 15 मई यानी कि आने वाला फ्यूचर है ये बात। तो फ्यूचर की बात हुई 15 मई से। मान लीजिए ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ कितना, 7 अप्रैल को, तो 15 मई से समर वेकेशन होगा। ये तो भविष्य हो गया ना। अब भविष्य के काम के लिए जो फिक्स हो गया है, ये ऑफिशियली तय किया गया है, तो यहाँ V1 या V5 लगेगा। समर वेकेशन क्या है, ये सिंगुलर है, इसलिए V5 लगेगा, है ना। ये भी आप नोट कर दे। चलिए मान लो चौथा चीज़ में हम ले रहे हैं। अब हम कहें कि जैसे मान लेते हैं हर मैरिज, मैरिज का मतलब क्या होता है, शादी। मैरिज मतलब शादी, मैरिज का मतलब है शादी। तो मैरिज, अब मैं हम कम्स ऑफ लिख देते हैं। कम्स ऑफ मतलब संपन्न हो जाना, उसकी शादी संपन्न हो जाएगी मान लो मई में, क्योंकि मई जून ये सब शादी का सीजन होता है। उसकी शादी मई में ही संपन्न हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अभी ये फ्यूचर का बात है। अभी मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ अप्रैल में बना रहा हूँ, इसलिए ये मई क्या है, अभी से फ्यूचर, लेकिन फिक्स है कि मई में उसका शादी संपन्न हो जाएगा। शादी वगैरह की जो बातें होती है वो फिक्स होती है, वो कोई ऐसा नहीं है कि अभी उठे और शादी कर लिए, वो सब प्लानिंग होता है पहले से। इसलिए इसमें V1 V5 लगाना ज़रूरी है। आप बिल्कुल आश्चर्य में मत आइए कि फ्यूचर के लिए हम V1 V5 क्यों लगा रहे हैं। ये ओनली फ्यूचर नहीं है, ये फिक्स प्रोग्राम है, ये कहीं ना कहीं होके ही रहेगा। इसमें कोई कार्यक्रम को स्थगित करने की बात ही नहीं है, ये होके ही रहेगा, है ना।
अभी एक दो और एग्जाम्पल से हम कर देते हैं। जैसे हम कहें कि हिज एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा, उसकी परीक्षा जो है, कॉमेंस का मतलब होता है शुरुआत होना, कोई भी कॉमेंसमेंट का मतलब शुरुआत होना, तो कॉमेंस हो गया वर्ब, उसका परीक्षा शुरू होगा फ्रॉम ट्यूसडे, उसका जो परीक्षा है वो कब से शुरू होगा, ट्यूसडे से। यानी मान लो कि आज संडे है, मान लो आज संडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ट्यूसडे को उसका परीक्षा शुरू होगा। यानी अभी से ये भविष्य है, और भविष्य में फिक्स है परीक्षा होना, या जितनी भी बातें हमने बताई अभी, ये सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स रहती है। और फिक्स वाली कोई भी बात को हम किस में लिखते हैं, भविष्य में ही होना है। और जब भी ये फिक्स है तो यहाँ में V1 या V5 लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे V5 हमने चूज़ किया, चूँकि यहाँ पे PM सिंगुलर है, कॉलेज क्या है हमारा, कॉलेज सिंगुलर है, तो हम क्या लगा दिया है, V5 यानी कि रीओपन्स कर दिया, समर वेकेशन। चाहे आप V1 लगाओ या आप V5 लगाओ, ठीक है ना। तो ये सारी फिक्स चीज़ें होती हैं, और फिक्स चीज़ में हम V1 या V5 ही लगाते हैं। हालांकि हम जितना भी एग्जाम्पल लिए ये सब में सिंगुलर था, इसलिए मैंने V5 लगा दिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम V1 वाला भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए हम कोई फिक्स है कि हमको कोई काम करना है, जैसे आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, एकदम मेरे को जाना तय हो गया। ऑन, हम कहते हैं 17th ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, ऑन 17th ऑफ जून, मैं 17 जून को दिल्ली जाऊंगा। एकदम फिक्स है, हमने टिकट वगैरह सब करवा लिया है, ये एकदम हमारा जाना तय है, इसमें कोई मतलब किंतु परंतु नहीं है। तो यहाँ पे हम गो लगा सकते हैं, यानी कि आई के साथ क्या लगता है, V1, क्योंकि ये प्रोग्राम फिक्स है और पहले से हम टिकट वगैरह हम बुक करवा लिए हैं, तो हमको क्या लगाना है, V1 या V5 लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम अभी जल्दी में, अभी ये तीसरा यूज है, अभी हमें 8 यूज तक पहुँचना है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं यूज नंबर 4। यूज नंबर 4, अभी 8 यूज है जो कि हम जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यूज नंबर 4 क्या कहता है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द हैबिट ऑफ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट की कोई आपको आदत है कि एकदम ये होना ही है, ये आदत छूट ही नहीं रहा है ना। बहुत सारी आदतें हमारी होती है जो छूटती ही नहीं है और अभी भी वर्तमान में वो मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट। आप देखो कंफ्यूजन में मत हो ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट का मतलब ही होता है V1 या V5, V1 या V5। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है V1 या V5। यूज नंबर ये 4 है, ठीक है ना, यूज नंबर 4 है। तो दिस टेंस इज यूज फॉर द हैबिट ऑफ प्रेजेंट। अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट का क्या आदत है, हम एग्जांपल लेते हैं, मैं 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 AM, सुबह में मैं 6 बजे उठता हूँ, मेरा आदत है ना। तो ये आदत के लिए क्या लगाते हैं, V1 या V5। गेटअप मतलब उठना, सोकर उठने को हम गेटअप बोलते हैं, तो आई के साथ V1 लगता है। ही गोज टू बेड, ही गोज टू बेड एट 9 PM, वो उसका आदत है कि वो 9 PM में बेड पे चला ही जाता है, उसका आदत है, एकदम 9 बजेगा वो बस सुत गया वो, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी आदतें हैं। माई फादर, मेरे पापा का आदत है कि वो आते हैं यहाँ पे, लेकिन आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद वो आते हैं। यानी उनका आदत है कि जब आएंगे तो सूर्यास्त के बाद ही आते हैं। बहुत सारी आदतें हमारी होती है, तो वो आदतों में से और एक दो आदत लिख दे रहे हैं। जैसे हम कहें कि किसी का आदत होता है ही अब्यूजेज मी या ही अब्यूजेज एवरीबडी, उसका आदत है, उससे आपको गाली देते चलता है। हालांकि बहुत गंदा आदत है, ऐसी आदतों से आपको मार भी पड़ सकता है, इसलिए ऐसी आदत मत सीखिए कोई, ठीक है ना। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सी जैसे मान लें हम कहते हैं सी मेक्स पिक्चर डेली, वो डेली पिक्चर बनाते हो, बिना बनाए मानेगी ही नहीं, यानी उसका आदत है ना। बहुत सारी आदत है, जैसे मेरा आदत है कि हम सुबह सुबह में टहलते हैं,
मान लीजिए आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग, ये आदत है कि मैं सुबह में टहलता ही हूँ। किसी किसी का बिना टहले मन ही नहीं लगता है। ये सारी आदतों के लिए हम V1 या V5 लगाते हैं। और कब की आदत है? प्रेजेंट की। कोई का स्मोकिंग करने का आदत होता है, किसी का ड्रिंकिंग का आदत होता है। ये सारी आदत हालांकि बैड आदत है या बैड हैबिट है, चाहे हैबिट कैसा भी हो, तो लेकिन हैबिट है तो उसमें क्या लगेगा? V1 या V5। देखिए मेरे पापा सनसेट के बाद ही आते हैं तो V5 लग गया, यानी ये आदत है उनका। वह बेड पर चला जाता है, नहीं सोने चला जाता है 9 PM में, उसका ये भी आदत ही है, ठीक है ना, इसलिए V5 लग गया। इसमें मेरा आदत है 6 बजे में मतलब जाग ही जाता हूँ, ये मेरा आदत में बना हुआ है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करिए फिर से, और फिर हम 5वें यूज़ की ओर चलेंगे। तो बच्चों अब हम यूज़ नंबर 5 पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा फास्ट चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बट अब इसे नोट कर लेंगे तो हम जब प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आएगा आपको। दिस टेंस इज यूज फॉर द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशंस। ये तो बोर्ड के एग्जाम के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस टेंस इज यूज फॉर द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशन, यानी कुछ नीचे टाइम लिखा हुआ है, ये सारा टाइम को व्यक्त करने वाली कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो टाइम को बताते हैं। और ये सारे टाइम को बताने वाले जो शब्द हैं वो सीधे तौर से सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, ठीक है ना। जैसे यूजुअली अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, जनरली हमेशा, सामान्यतः, डेली मतलब प्रतिदिन, ऑफन अक्सर, हैबिचुअली माने आदतन ये आदत है, एवरीडे प्रतिदिन, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी वीक, ऐसा कुछ। एवरी से ही सब रिलेटेड है। इसमें क्या है? रिलेटेड है किसे? एवरी से। एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी वीक, ऑलवेज, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, कुछ भी ऐसा। नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इन सब का देखो जो मैं बॉक्स में भी बनाया हूँ, इन सब का मतलब है शायद ही या न के बराबर। ये निगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये न का मीनिंग देते हैं, ये न के बराबर, ठीक है ना। तो ये सारे जो आप शब्द दिख रहा है आपको, बहुत सारे शब्द दिख रहे होंगे, यानी कि बहुत सारे शब्द समूह भी दिख रहे होंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा शब्द समूह है ना, ये एक से ज़्यादा शब्द आ गया, फ्रेज भी बोलते हैं उसे। तो ये सारे समय बताने वाले शब्द जहाँ भी आ जाएंगे आप समझ ही गए होंगे, ये सिंपल प्रेजेंट को बताते हैं, है ना, यानी V1 V5 को। जैसे हम कहें आई यूजुअली यानी अक्सर, गो टू स्कूल, मैं अक्सर स्कूल जाता हूँ, मतलब छोड़ते नहीं है कभी स्कूल, अक्सर जाते ही रहते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो अक्सर हमेशा सत्य ही बोलता है, मैंने झूठ कभी बोलबे नहीं करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो ऑलवेज है, ये जो यूजुअली है, वो क्या बता रहा है कि हम इसमें V1 या V5 लगाएं, ये वर्ड बता रहा है। ये ऐसे ऐसे हर टेंस में कुछ ना कुछ, हर जितने 12 टेंस है तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन आता है, यानी कि ये वर्ड आएगा तो सिंपल प्रेजेंट यानी V1 V5। कुछ और वर्ड्स आएंगे, हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलेंगे उसमें भी कुछ वर्ड्स एक्सप्रेशन बताएंगे, जैसे टाइम एक्सप्रेशन जो हमेशा उसी टेंस को निरूपित करेगा, इंडिकेट करेगा। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलता है। तो यूजुअली या ऑलवेज ये सब क्या बता रहा है, चाहे V1 लगाइए या V5। अब जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पे कहें कि सी स्कार्सली या हार्डली, सी हार्डली कम्स हियर, वो शायद ही यहाँ पे आती है। शायद है माने कभी कभार, समझिए कि अक्सर नहीं आती है, कभी कभार आ गई, भुलायल नहीं, देखो भुला भताल चलाए, भुला भथा के, ऐसे हम लोग बोलते हैं, मतलब भूल से आ गई, भूल चुक, है ना। तो शायद ही, अब सॉरी यहाँ पे एल नहीं होगा, यहाँ पे RD, हार्डली मतलब हार्ड नहीं होता, हार्डली मतलब शायद ही, है ना। तो ये चीज़ है। तो मतलब वो भुलायल भथायल कैसे हूँ चल आई, हम लोग गांव में भुलायल भथायल का यूज़ करते हैं, मतलब शायद ही, ऐसे आती नहीं है लेकिन वो शायद ही यहाँ आती है, लेकिन समझिए कि नहीं आती है, कभी कभार आती है ना। अब जैसे यहाँ भी एल लगा दिया, सॉरी फॉर देट, ध्यान नहीं रहा। यहाँ हार्डली का स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, HARDLY। ऐसे देखो ये से कोई भी आ जाए, जैसे हम कहें ना कि हम लोग गो टू दिल्ली वंस अ वीक, यानी एक सप्ताह में हम लोग एक बार, या चलिए सप्ताह में जाना बड़ी दूर है दिल्ली हम लोग के यहाँ से, तो लिख देते हैं
ही गो टू दिल्ली वंस अ मंथ, वो एक महीने में एक ही बार दिल्ली हम लोग जरूर जाते हैं, हम लोग दिल्ली एक महीने में एक बार जरूर जाते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब, ये वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ये सब क्या बता रहा है कि आप V1 या V5 लगाओ, है ना। ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब टाइम एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं। और आप टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं तो टाइम से ही तो टेंस का निर्धारण होता है, आप सबको पता है। तो ये सारे जितने भी टाइम को निर्धारित करेगा वो क्यों, कौन सा टाइम को, कौन सा टेंस को बताएगा, V1 या V5 बनिए, सिंपल प्रेजेंट को, है ना। जैसे हम कहें कि दे ऑफेन, ऑफेन माने अक्सर, ऑफेन मीन्स अक्सर, दे ऑफेन, जैसे कह दें टेल अ लाई, वो लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, अक्सर उन्हें ज़्यादातर झूठे बोलते हैं, है ना। उसी तरह से कहें कि जैसे हम कहें यू नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ नेवर भी देख रहे हैं, नेवर टेल अ लाई, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। ये सारी चीज़ें क्या हुई, अब नेवर आ गया, तो नेवर आ गया तो V1 V5 लगाना जरूरी है। क्या इसमें हो रहा है बात कि जब कभी भी इनमें से कोई एक आ जाए, कोई भी एक, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आपको आ रहा होगा, है ना। जैसे हम कहें, एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, अब तो मेरे पास जगह नहीं बच रहा है तो एक दो एग्जाम्पल हम मिटा करके ले रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको मतलब ऐसे नोट कर लीजिए, हम एक दो मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लिख दे रहे, चूँकि हमने जगह बना लिया। जैसे हम कहें कि आई कुक फूड डेली, मैं डेली प्रतिदिन खाना पकाता हूँ, यानी ये डेली लग गया तो इसका मतलब है ये काम रोज होता है, और रोज होने वाले काम के लिए क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक दो और एग्जाम्पल यदि हम नीचे लिख दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे हम कहें कि जैसे हम कहते हैं कि रमेश जो है, रमेश, और हम कह दें यहाँ पे हम डैश दे दें, यानी कि आपको ही फिल करना होगा यहाँ पे, फिर हम बताएंगे अंत में। रमेश और हम कह दें अस इंग्लिश, रमेश इंग्लिश हम लोग को पढ़ाते हैं, रमेश सर, एवरीडे, एवरीडे यानी रोज, एवरी डे, ठीक है ना। अब शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा तो आप देख लीजिएगा ध्यान से, हम बोल भी रहे हैं रमेश, तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि आप एवरीडे लगा दिए तो एवरीडे मतलब क्या, V1 या V5, तो रमेश सिंगुलर है तो इसमें टीचेज लग गया, टीच का अंत में CH है इसलिए हम ES लगा दिए, ये V5 लग गया, नाम सिंगुलर है, यहाँ रमेश एक व्यक्ति का बोध करा रहा है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो रमेश टीचेज अस इंग्लिश एवरीडे। अब बताओ कि आप टीचेज क्यों लगा दिए, तो एवरीडे की वजह से, किसकी वजह से, एवरीडे की वजह से, क्योंकि यहाँ एवरीडे भी है ना, एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक आएगा आप V1 V5 लगा देना, इसमें कोई भी आएगा आपको क्या लगाना है, V1 या V5। इसको आप हमेशा याद कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये सब पूछे जाते हैं, बट हाँ वहाँ एग्जामिनेशन में क्या होता है, खाली सेंटेंस क्या होता है, लंबा हो जाता है, और कोई बात नहीं है, उसे आपको पकड़ में आएगा, यही सब चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिख लीजिए। तो बच्चों देखिए, अब हम यूज नंबर 6 देखेंगे। यूज नंबर 6 बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कि थोड़ा टाइम लगता है इसको समझने में। अभी तक जितना भी हम पॉइंट पढ़े सबसे टफ यही है, और हो सकता है आपको इसमें सिरदर्द भी हो जाए, बट थोड़ा आराम से देखिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि हम सिरदर्द ठीक करने आए हैं, हम सिरदर्द कराने नहीं आए आप लोग का। इफ़ वी डिस्कस, देखिए हमने पॉइंट क्या लिखा है, ये पॉइंट थोड़ा पेचीदा है, यानी कि है आसान बट दिखने में आपको पेचीदा लग रहा होगा, बट आप 2 4 5 10 मिनट सुन लीजिएगा तो आपको आसान लगेगा। इफ़ वी डिस्कस 2 एक्शंस ऑफ फ्यूचर टुगेदर, यदि हम भविष्य का, आप फिर बोलिएगा आप भविष्य का बात क्यों कर रहे हैं, आप प्रेजेंट टेंस लेकर के, तो देखिए टाइम अलग अलग हो सकता है। देखिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हम फ्यूचर टेंस को सिर्फ फ्यूचर टाइम को सिर्फ फ्यूचर टेंस से ही बता सकते, ऐसा नहीं। यही तो हमें टाइम एंड टेंस में सीखना है, यही तो हमें नई बात सीखनी है यहाँ पे, इसीलिए तो इसको एडवांस लेवल कहा गया है। इफ़ वी डिस्कस 2 एक्शंस ऑफ फ्यूचर टुगेदर, यदि हम भविष्य का 2 घटनाओं का, 2 कार्यों का जिक्र हम एक साथ करते हैं, देन, तो फॉर द कंडीशनल क्लाउज, यानी जो शर्त बताने वाला क्लाउज होगा। अब ये नई बात हम क्या बता रहे हैं, हम सब लिख के रखे हैं, अभी सब समझाएंगे आपको। कंडीशनल क्लाउज के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, कंडीशनल क्लाउज के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, एंड फॉर द मेन क्लाउज
सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज, और मेन क्लाउज के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं भली भांति, ठीक है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए इफ, इन केस, अनटिल, टिल, आफ्टर, बिफोर, एज लॉन्ग एज सुन एज, अनलेस, व्हेन, इनमें से कोई भी एक ऐसा लगा रहेगा, कोई भी एक वर्ड लगा रहेगा, उसको हम कंडीशनल क्लाउज कहते हैं। और कंडीशनल क्लाउज के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ये है आपका कंडीशनल क्लाउज, ये हो गया आपका कंडीशनल क्लाउज। और कंडीशनल क्लाउज कैसे पहचानेंगे? उसका पहचानने का है ये सारे वर्ड्स। ये वर्ड्स जिधर भी लगा रहे, कभी कभी क्या होगा ना कि ये पूरा चीज़ इधर वाला वो उधर चला जाएगा, अब ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा, तो भी घबराना नहीं है। ये जाएगा तो अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेके ही जाएगा। ये वाला साइड यदि उधर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने साथ सिंपल प्रेजेंट ही लेके जाएगा। साइड से नहीं होता है, ये जिधर रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट लेगा, ठीक है। अब जब देखते हैं एग्जाम्पल में हम लोग, जैसे हम कहें इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, इसका मीनिंग क्या बनेगा? फ्यूचर में बनेगा। बट देखिए ये कंडीशन हो गया ना कि यदि तुम ऐसा करोगे, अभी किए नहीं हो, करोगे तब, ये शर्त है। इफ़ यू वर्क हार्ड, कॉमा जरूर यहाँ लगाते हैं यदि इफ से या इनमें से किसी भी एक से शुरू होता है, कॉमा लगेगा। फिर दूसरा सेंटेंस, यू विल पास द एग्जामिनेशन, यू विल पास द एग्जामिनेशन, मतलब इसका क्या हुआ? अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ये बड़ा पेचीदा मामला है, ठीक है ना। यदि आप हार्ड वर्क करोगे तो आप एग्जामिनेशन पास हो जाओगे। ये दोनों काम क्या है? भविष्य में होगा, बट हम डिस्कस कर रहे हैं एक ही साथ, हम कर रहे हैं अलग, होगा अलग अलग, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं, हम एक ही साथ बोल रहे हैं। देखो यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे, अभी किए नहीं हो, करोगे। भले ही हम करोगे बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग V1 या V5 लगाएंगे। जैसे देखो इफ़ वाला है, इफ़, इनकेस, अनटिल, कुछ भी रहेगा, उसके साथ क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? सब्जेक्ट यू आ गया, उसके बाद V1 या V5, यू के साथ क्या लगता है? V1 वर्क हार्ड, तो ये V1 लग गया, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। और ये आ गया मेन क्लाउज। मेन बात यही बताना था, लेकिन ये शर्त है, ये काम होगा, ये मेन काम यही होगा, आप पास हो जाओगे, यही काम क्या है? मेन है कि आप पास हो जाओगे। लेकिन पास कब होगे? जब आप हार्ड वर्क करोगे। शर्त बता रहा है, और शर्त बताने वाला क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट यानी V1 V5 लगाते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए हम इसी सेंटेंस को हम उधर लिख दें। अभी ये आप सेंटेंस में क्या करें, इसको आप मतलब नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बात बहुत पेचीदा है। अब हमको इतना में लिख के भी रखना है और एग्जाम्पल भी देना है, तो आप थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा तो हम पर हमारे पास जगह बन जाएगा, है ना। अब इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बिल्कुल हम हट जा रहे हैं, हाँ ठीक है। तो नहीं आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। अब मान लीजिए यही चीज़ हम ऐसे लिख दें। देखो अभी तो हमें मतलब इसी चीज़ को हम उल्टा लिख रहे हैं, यू विल पास। अब देखो यू विल पास द एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या हो रहा है? अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हम लोग मेन क्लाउज को पहले लिख दे। देखिए सिंपल फ्यूचर को हम पहले लिख दिए, शैल विल वाला हम पहले विल लिख दिए। यू विल, तुम एग्जाम पास हो जाओगे, हम नहीं करेंगे नहीं पास होगे, लेकिन हार्ड वर्क करना होगा। यदि तुम हार्ड वर्क करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड। तो अब देखिए हम क्या बोले थे आपको, मेरी बात थोड़ा सा आपको ये बात अजीब लगेगा, इफ़ वाला जिधर भी जाएगा, देखिए इफ़ वाला आज किधर चला गया? उधर। तो इफ वाला जिधर भी जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट लेके ही जाएगा, यानी कि ये V1 V5 लेके जाएगा। तो फिर से देखिए यू के साथ V1 लगाते हैं, वर्क मीन्स काम करना, और हार्ड मीन्स कठिन, है ना। तो इस तरीके से आप उम्मीद है ये समझ रहे होंगे, और एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं। देखिए इफ मीन्स होता है यदि, आप नोट कर लीजिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं होता है कि आप नोट नहीं करेंगे और फिर भी सीख जाएंगे। ये कोई जादू की पुड़िया नहीं दे रहा हूँ कि लो एक पुड़िया खा जाओ इसको, ये जादू की पुड़िया नहीं है। इफ मीन्स यदि, इनकेस मीन्स भी, यदि, अनटिल मीन्स जब तक नहीं, जब तक नहीं, टिल, टिल का मतलब हुआ तक, टिल का मतलब हुआ तक। और ये टिल अनटिल लगभग सेम ही तरह से यूज में आते हैं, है ना। जब तक, टिल अनटिल, टिल मीन्स हुआ तक और अनटिल मीन्स जब तक नहीं। आफ्टर मीन्स के बाद, बिफोर पहले, एज लॉन्ग एज जब तक, एज सोन एज ज्यों ही, अनलेस
यदि नहीं, ये होगा इसका मतलब यदि नहीं, और व्हेन मीन्स होगा जब, व्हेन मीन्स जब, टिल मीन्स तक, अनटिल मीन्स जब तक नहीं। देखो ये नेगेटिव वर्ड है और ये भी नेगेटिव वर्ड है, इस दोनों के बाद आप नोट नहीं लगा सकते हैं, ये भी एक कंडीशन होता है। बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में है जो कि आपको समझना पड़ता है। अब हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि अनलेस ही कम्स हियर, यदि वो यहाँ नहीं आएगा, यदि वो यहाँ नहीं आएगा तो मैं उसे पैसा नहीं दूंगा। यह शर्त है कि उसको आना पड़ेगा, यदि वो नहीं आएगा। नहीं कहाँ लिखा हुआ भाई, अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, इसका मतलब होता है इफ़ नॉट। यदि वो यहाँ नहीं आएगा तो उसे मैं पैसा नहीं दूंगा। आई शैल नॉट गिव हिम मनी, गिव हिम मनी। वो जब तक यहाँ नहीं आएगा हम उसको पैसा नहीं देंगे। हम भी एक जिद्दी आदमी है भाई, बता दे रहे हैं। मैंने उसको पैसा लेना है तो यहाँ आके ले भाई, शर्त है, हम उसको पैसा देंगे बट शर्त है कि उसका यहाँ आना पड़ेगा। यदि यहाँ नहीं आएगा तो हम उसको पैसा नहीं देंगे। फिर से क्या हो गया, कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में क्या लगता है, V1 या V5, तो लग गया ही के साथ V5। ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ V5। और आई शैल नोट, यहाँ पे क्या लग गया, सिंपल फ्यूचर। अब बोलो नोट कहाँ से आ गया भाई, नहीं का सेंस देना है तो नोट आएगा ना हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना। ये चीज़ हो गया। अब देखो एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, आप में से बताना, ठीक है ना। देखिए ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबी होती है। अब मैं देखो अभी मैं YouTube पे बता रहा हूँ तो इतना जल्दी भी बता दे रहा हूँ, मेरे से क्लास में पढ़ोगे तो हम और ज़्यादा देर लगाएंगे। मेरी क्लास भी चलती है तो उसमें आप पढ़ोगे ना, मैं बहुत देर लगाऊंगा, क्योंकि इसको हमको पूरी तरह से समझा देना है ना। अभी तो मान लो आप रिपीट करके फिर से देख लोगे, है ना। तो चलिए हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ पहुँचोगे, यू विल रिंग मी अप। रिंग अप मतलब तो फ़ोन कर देना। यदि तुम वहाँ पहुँचोगे तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है ना, रिंग कर देना मुझे कि हाँ हम पहुँच गए। अब देखो कब तुम फ़ोन करोगे, जब पहुँचोगे, ये शर्त है। मतलब कि तुम फ़ोन नहीं किए, इसका मतलब क्या, अभी तुम नहीं पहुँचे, हमने शर्त दी थी तुम जैसे ही पहुँचोगे वहाँ पे फ़ोन कर देना, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा हम चीज़ें ले सकते हैं। जैसे हम कहें ही विल वेट फॉर मी, ही विल वेट फॉर मी, वो मेरा इंतजार करेगा। अब यहाँ कॉमा नहीं लगता, यही जान लीजिए कि यदि आप मेन क्लाउज से शुरू कर रहे हैं, देखिए आप इधर से शुरू कर रहे हैं, इधर वाला बात हम पहले लिख दे, लिख सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो इधर वाला बात उधर जाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ, अब यहाँ होगा अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आ जाऊँगा तब तक वो मेरा इंतज़ार करेगा। क्या हुआ, जब तक नहीं, वो मेरा इंतज़ार करेगा। भाई कब तक करेगा, कोई शर्त है ना, तो हाँ शर्त है, जब तक मैं नहीं आऊँगा। बोले सर गा क्यों ले रहे हैं, इसका मीनिंग बनता है फ्यूचर में, भले ये है V5। देखो अनटिल के साथ क्या लगाना है, अब तुम ध्यान से देखो ना। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, ये वाला चीज़ उधर भी जा सकता है, तो यही तो हुआ है यहाँ पे। देखो अनटिल लगा ना, तो अनटिल वाला इधर चला गया, तो अनटिल जिधर भी जाएगा उधर क्या लगेगा, V1 या V5 लगेगा। क्या लगेगा, V1 या V5, तो वहाँ V5 आ गया। और उधर वाला मेन क्लाउज इधर आएगा, वो मेरा इंतजार करेगा, ये मेन बात है। लेकिन शर्त क्या है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे और भी एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ये बड़ा पेचीदा मामला है, ठीक है ना, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छा चीज़ है, जितना भी अभी सिंपल प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप नोट कर लीजिए इसको पहले। तो देखिए हम और अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इससे एक एक बात को हम समझते चलेंगे। जैसे हम कहें कि इफ़ ही कम्स हियर, यदि वो यहाँ आएगा तो मैं उसे मिठाई दूंगा। या यदि तुम यहाँ आओगे, ऐसे कहते हैं, यदि तुम यहाँ आओगे, इफ़ यू कम हियर, आई शैल गिव यू स्वीट्स। ये शर्त है कि हम तुमको मिठाई खिलाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम मिठाई नहीं खिलाएंगे, बट मिठाई खाने के लिए तुमको यहाँ आना पड़ेगा। शर्त है कि तुम यहाँ आओगे। देखो फिर से मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ,
इसलिए रिपीट करके भी सुन सकते हो बात को। देखो इफ आया, ये कंडीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? कंडीशन। तो कंडीशनल क्लाउज के लिए क्या लगाएंगे हम? सिंपल प्रेजेंट, यानी कि देखो ये शर्त बता रहा है, यदि तुम यहाँ आओगे, शर्त है ना, तो यहाँ पे V1 या V5 लगाना। तो यू के साथ क्या लगता है? V1, यू के साथ V1। यहाँ पे मेन क्लाउज में क्या लगेगा? सिंपल फ्यूचर, यानी शैल या विल प्लस V1। तो आई के साथ शैल लगता है और गिव V1 है, और यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वही चीज़ लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत लोगों को नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना कि ये चीज़ मुझे नहीं आया, फिर से मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, हमको ऐसा लग रहा है। तो जैसे हम मान लीजिए कहते हैं कोई और, हम और चीज़ लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। अब कब जाऊँगा? अब देखते हैं। मैं वहाँ जाऊँगा, अब हम लिख दें बिफोर यू कम हियर। मैं वहाँ जाऊँगा, तुम्हारे आने के पहले ही मैं जाऊँगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। बिफोर यू कम हियर, जब तुम यहाँ आओगे उसके पहले ही हम वहाँ चले जाएंगे। शर्त हम बता दिए कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन तुमको आने के पहले, हम तुमको आने के बाद भाई नहीं जा सकते हैं, बोल दे रहे। तुम यहाँ आओगे तो हम तुम्हारे पास रहेंगे, है ना, ऐसा चीज़ है। आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, बिफोर यू कम हियर, इसके पहले कि तुम यहाँ आओगे उसके पहले ही चले जाएंगे, कि तुम आ जाओगे तो हम फिर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, ये हुआ कंडीशनल क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज में क्या आ गया? V1 या V5। तो यू के साथ क्या लगता है? V1, और यहाँ मेन क्लॉज में शैल विल V1। ऐसा बहुत सारा चीज़ है ना। जैसे एक और लेते हैं, जैसे हम कहें कि एज लॉन्ग एज, जब तक ही, जब तक ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, जब तक वो अंग्रेजी नहीं सीखेगा, जब तक वो अंग्रेजी नहीं सीखेगा, शर्त है, ही विल नॉट गेट अ गुड जॉब, ही विल नॉट गेट अ गुड जॉब, उसको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। यानी अच्छा जॉब के लिए क्या चाहिए? इंग्लिश चाहिए। आप भी जानते हैं, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? अच्छे जॉब के लिए भी, अपनी पर्सनालिटी के लिए। तो आप देख सकते हैं, जब तक वो अंग्रेजी नहीं सीखेगा, यानी क्या हुआ? ये शर्त हुआ कि आपको अच्छा जॉब लेना है। ही विल नॉट गेट अ गुड जॉब, ये मेन क्लाउज है, यानी कि मेन बात क्या होगा? आपको जॉब नहीं लगेगा। कब? जब इस शर्त को आप नहीं मानोगे, यानी जब तक वो इंग्लिश नहीं सीखेगा, ये शर्त है, तब तक उसको एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ आपका क्या चाहिए, क्या चीज़ हुआ? ये कंडीशनल क्लॉज हुआ। कंडीशनल क्लॉज में V1 या V5, देखिए ही के साथ क्या लगता है? V5, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया मेन क्लॉज। ये है कंडीशनल क्लॉज जिसमें V1 या V5 लगता है। मेन क्लॉज में क्या लगता है? मेन क्लॉज में लगता है सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? शैल या विल। तो मेन क्लॉज हो गया ही विल नॉट गेट अ जॉब, यानी कि सिंपल फ्यूचर। ये हुआ कंडीशनल क्लॉज, ये हुआ मेन क्लॉज। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम इसके अगले रूल में चलते हैं, यानी कि 2 रूल और है। अब 2 रूल और को समझिए। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप अच्छा लिख लीजिए, हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ें हम इतनी जल्दी पढ़ा रहे हैं, हमें खुद भी आश्चर्य हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी कैसे पढ़ा दे रहा हूँ। हालांकि YouTube पे वीडियोस थोड़ा लंबा जाने से लोग घबरा जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो में हम कैसे देख पाएंगे। अरे भाई, ये लंबा वीडियो नहीं है, ये फ्री में आपको कोर्स मिल रहा है, तो आप इससे अच्छा क्या चीज़ चाहिए? हम चाहते हैं आप जैसे मेरे क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं ना, वैसे ही मैं पढ़ाऊँ। बस कॉपी कलम उठाने की ज़रूरत है और बस देखते रहिए। अब देखिए, इसको मिटा दिए हम। अब आप इसको रोक के भी देख सकते हैं या बैक करके, मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आए तो चलिए अब हम यूज़ नंबर 7 में आ जाते हैं, ठीक है ना। यूज़ नंबर 7। अब यूज़ 7 क्या कहता है, देखो आप समझाता हूँ। यूज़ 7 में कहता है, बहुत अच्छा चीज़, हम अभी 6 रूल बताएं, 7वां रूल में बता रहे हैं। तो
द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये हम लिख रहे हैं द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। थोड़ा सा यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे से, मेरा राइटिंग समझ नहीं आ रहा, तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स विथ, ये भी अच्छा रूल है, विच स्टार्ट्स विथ हियर एंड देयर, ये चीज़ याद रखिएगा। यदि हियर या देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इसमें एक के बाद इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रेजेंट से तो सबसे ज़्यादा चीज़ पूछा जाता है, और सिंपल पास्ट से जितना टेंस है इसमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो आश्चर्य करा दे, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हम कहें कि देयर गो या गोज, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि देयर यहाँ असली सब्जेक्ट नहीं होता है, असली सब्जेक्ट होता है आगे आने वाला नाउन। आपके हस्बैंड वहाँ जाते हैं, आश्चर्य हो रहा है, हाँ सही में, कब से जाते हैं जी, हम भी तो वहाँ जाते हैं बट देखते नहीं हैं। देयर गोज योर हस्बैंड, आपके हस्बैंड वहाँ जाते हैं, हम देख भी नहीं किए कभी, हाँ तो कैसे देखेंगे, आँख बंद रहता है आपका। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट यहाँ पे देखो, असली सब्जेक्ट ये है जो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हस्बैंड सिंगुलर है तो यहाँ पे गोज लग जाएगा, क्योंकि देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। आप बोलोगे कि सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे हुआ, देखो अंत में मैंने क्या लिखा है, देखो ध्यान से, ऐसे फिर से कर देता हूँ तुम्हारे सामने, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने इसमें आश्चर्य में बोलना है बात, हाँ तुम्हारे हस्बैंड वहाँ जाते हैं। हियर कम्स द बसेस या कम द बसेस, दो चीज़ लिख रहे हैं। यहाँ बस आता है, यहाँ तक बस सब आता है, सब बस यहाँ तक आ जाता है, हमको पता नहीं था, हम उधरे उतर गए। अरे भाई आपको पता कैसे रहेगा, आप पता कभी करने की कोशिश किए हैं, ऐसे थोड़ी कोई पता चलता है। देखो ओरिजिनल सब्जेक्ट यही है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगेगा, ठीक है ना। ये हियर सिर्फ स्टार्ट देने के लिए आया और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए आया। तो हियर कम्स द बसेस, यहाँ सब बस आता है, वाह। यहाँ पुलरल है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, देखो पुलरल, तो वर्ब भी पुलरल रहेगा। और मैं कहते कहते थक गया हूँ कि भाई देखो V1 जो है ना वो पुलरल होता है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हियर और देयर के साथ जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। बोला कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएं कहाँ पे, अरे भाई टेंस की पहचान होती है वर्ब फॉर्म से, कभी तो समझ लिया करो। कुछ लोग समझते हैं, उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, V1 V5 आएगा, एकदम हमेशा के लिए याद रखना इस चीज़ को। चलिए इसको एग्जाम्पल को हम अभी यहीं पे रोकते हैं। आप ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल लीजिए खुद से। अब एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम थोड़ी देर में चर्चा करें, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों ये यूज़ नंबर 8 है, जो हमारा लास्ट यूज़ है ना। तो इसको हम देखते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए न्यूज़पेपर का कोई हेडलाइंस बनाना हो, यानी कि जो ऊपर में लिखा रहता है ना कि 2 मरे 3 घायल, ऐसे करके जो भी लिखा रहेगा, तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, है ना। वो घटना हालांकि पास्ट की होती है, वो बीत गई, वो बात गई। तो हमारा कोई भी न्यूज़पेपर है उसमें क्या अभी का थोड़ी ना बात लिखा है, वो पास्ट में वो घटना घटी। लेकिन हाँ न्यूज़पेपर में आपको क्या ताज़ा बनाकर प्रस्तुत करना होता है। और रनिंग कमेंट्री कोई रेडियो पे या टेलीविज़न पे या कहीं पे भी रनिंग कमेंट्री चल रहा नहीं, आंखों देखा हाल प्रसारण, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छे से मेरी बात समझ लीजिएगा, तो आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स भी दे दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कोई न्यूज़पेपर का हेडलाइंस बनाना हो, मान लीजिए कि आप ही को न्यूज़पेपर का हेडलाइंस बनाने के लिए दे दे, तो ये बात पास्ट की ही रहती है, सारी बातें कल की घटना है या उसके भी पहले की घटना है, बट आपको दिखाना क्या है कि अभी हुआ है वो चीज़। मतलब कि हम लोग न्यूज़पेपर में यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई घटना ये पास्ट की है बट उसको हम ताज़ा बनाकर प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए V1 या V5 लगता है न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में। और कोई आंखों देखा हाल प्रसारण भी चल रहा हो, उसके लिए भी हम V1 या V5 लगाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बोलें कि द राजधानी एक्सप्रेस, मान लीजिए कि एक है राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है ना। राजधानी एक्सप्रेस मान लीजिए, या वंदे भारत, ऐसा कुछ। राजधानी एक्सप्रेस डीरेल्स
डिरेल माना होता है पटरी से उतर जाना, ठीक है ना। डिरेल्स एट द पटना जंक्शन, पटना जंक्शन। अब मान लीजिए कि इसको क्या है, ये आपको मान लो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में मिला कि राजधानी एक्सप्रेस पटना जंक्शन पे पटरी से उतर गई, या न्यूज़पेपर में आया, ये बड़ी बात हो गई, क्योंकि ट्रेन का पटरी से उतरना से बहुत नुकसान भी होता है, जान माल की नुकसान होती है, जान भी जाती है, और कई सारे गुड्स भी, हमारे वस्तुएं भी नुकसान हो जाती है। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में यदि ये चीज़ मिले, डिटेल्स भी मिले, आप इसका मीनिंग समझना कि उलट गई, उलटती है नहीं कि रोज उलटती है, तो भी आपको न्यूज़पेपर में आपको V1 V5 ही मिलेगा, है ना। तो इसमें आपको ये समझना है। उसी तरह से हम कहें कि द CM इनऑग्रेट्स, इनऑग्रेट का मतलब क्या होता है, इनऑग्रेट्स द न्यू स्टेडियम, न्यू स्टेडियम। जैसे मान लो कि CM जो है नए स्टेडियम का उद्घाटन किए, उद्घाटन तो मान लो कर दिए कल ही, बट न्यूज़पेपर में आज सुबह सुबह आएगा, तो इनॉग्रेट्स भी लिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ये समझना है कि उद्घाटन हो ही गई, है ना। तो इस तरह से जो भी पास्ट की बातें हैं, यानी कि न्यूज़पेपर में यदि आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा V1 V5। जैसे मान लीजिए कि 2 क्रिमिनल भाग गया जेल से, 2 क्रिमिनल्स escapes फ्रॉम द जेल या प्रिजन, प्रिजन मीन्स भी जेल ही होता है, ठीक है ना, तो हम प्रिजन लिख दिए। मतलब कि 2 क्रिमिनल जेल से भाग गए तो आज थोड़ी ना भागे, वो भाग गए कल ही, है ना, लेकिन हमको आज का न्यूज़पेपर में मिलेगा तो V1 V5 लगेगा। ये सब चीज़ होता है कि पास्ट की घटना को भी हम प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है। ये सारा अब तक का क्या था, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ये एग्जाम्पल किसका है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस का है, ठीक है ना। तो हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहे हैं, ठीक है ना, रोक रहे हैं। हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि कैसे रनिंग कमेंट्री के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अभी ये हमारा आखिरी बात है, एग्जाम्पल है, इसके बाद ये वीडियो स्किप करेंगे और फिर आप इसे बार बार देखिए, जितना बार में आपको समझ में आ जाए, है ना। रनिंग कमेंट्री के लिए, है ना, तो कैसे होगा, जैसे कहें तेंदुलकर, नाम तो सुने ही होंगे, तेंदुलकर बॉल के पीछे भाग रहे हैं और बॉल को पकड़ा और सीधे थ्रो किया और आउट। आप लोगों को लग रहा है सर ये कमेंट्री कैसे करने लगे, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा तो नहीं। तेंदुलकर बॉल के पीछे भाग रहे हैं फिर भी रन्स लगाएंगे, क्योंकि रनिंग कमेंट्री में हम सीधे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। रन्स आफ्टर द बॉल, बॉल के पीछे भाग रहे हैं, कैचेज इट, इसे पकड़ लिए, कॉट नहीं बोल सकते, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप, सीधे स्टंप पे डाले और ये आउट। तो ये हुआ रनिंग कमेंट। देखिए आप क्या हुआ, रनिंग कमेंट में दौड़ रहे हैं फिर भी रन्स आफ्टर लगा रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं दौड़ के बॉल को पकड़ने के लिए। फिर देखा कैचेज किए, तो कैचेज भी क्या हो गया आपका, कैचेज भी हो गया सिंपल प्रेजेंट। थ्रोज किए, फेंके, इस तरह से क्या हुआ है, रनिंग कमेंट्री में कोई भी लगाना है तो आप V1 या V5 लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कहें कि धोनी, MS धोनी, नाम सुने होंगे, MS धोनी हिट्स द बॉल को हिट कर दिए एंड इट गोज आउट ऑफ द बाउंड्री, ये बाउंड्री के बाहर चला गया, यानी कि सीमा रेखा के पार। MS धोनी हिट्स द बॉल एंड इट गोज आउट ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर चला गया। MS धोनी हिट्स द बॉल एंड इट गोज आउट ऑफ द बाउंड्री, ये बाउंड्री के कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अच्छा, उसी तरह से कहें कि मान लीजिए कोई टेनिस गेम हो रहा है या किस तरह से बास्केटबॉल वगैरह कुछ हो रहा है ना। द बॉल हिट्स द नेट, नेट को हिट कर दिया, हिट्स द नेट एंड शी लूजेज हर पॉइंट्स,
और वो अपना पॉइंट खो दी है, इस प्रकार से वो लूज़र बन गई है ना। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो या फिर वो रनिंग कमेंट्री हो, कोई कमेंट्री करना है आपको, तो कमेंट्री करना हो तो इस प्रकार से आप V1 V5 बोलिए, है ना। कोई भी आंखों देखा हाल करना हो तो आपको उसमें भले वो थोड़े देर जैसे बॉल के पीछे भाग रहा है, पकड़ लिया तो हम कॉट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, दर्शकों को, हमारे लिसनर को, वो तो लिसनर के लिए तो अभी नहीं ना हुआ है, आपके लिए हो गया, वो तो अभी सुन रहा है उसको, तो हमेशा उसको आप प्रेजेंट टेंस में बोलिए, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, यानी V1 या V5 में। द बॉल हिट्स द नेट, नेट को हिट किया, नेट मतलब वो जाल जो बीच में लगा रहता है, एंड शी लूजेज हर पॉइंट्स, और अपना पॉइंट खो दी है और ये मुंह बना ली है ना। इस तरह से वो गेम से भी बाहर हो गई। धोनी हिट्स द बॉल एंड इट गोज आउट ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रनिंग कमेंट्री है। और रनिंग कमेंट्री के लिए क्या लगता है, V1 या V5 लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइव प्रसारण हो रहा है, और जब भी लाइव प्रसारण होता है उसको हम रनिंग कमेंट्री भी कहते हैं, आंखों देखा हाल प्रसारण। तो इसके लिए हम V1 या V5 लगाते हैं। तो ये थे हमारे 8 यूजेस जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी ऐसे ही हम बहुत सारा यूज बताने वाले हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का, इसी तरह से आगे सारे टेंसेस का हम यूज़ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। लेकिन हाँ, एक बात अभी मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, बल मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार मेरे और भी वीडियोस देखेंगे, जो कि आप वेट करें, हम एक एक करके सारा चीज़ बताएंगे। मेरा वादा है, कभी थकने वाले नहीं है, कभी रुकने वाले नहीं, कभी हारने वाले नहीं है। और ये रहा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसी तरह से हर टेंसेस का हम डिटेल में यूज समझाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।